हाँ, हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अरे गाइस सुनो 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 सुनो, तुम्हें पता है अपने एरिया में एक नया फ्रेंच का टीचर आया है। क्या? नहीं, मैं नहीं मानती। अरे सही में, किसने बोला तुझे? मैंने अपने कानों से सुना है यार। वो भी नया फ्रेंच टीचर? हाँ। हमारे होते हुए? हाँ। कैसे हो सकता है ये? देख कर आते हैं यार। एक्सक्यूज मी, हाँ, हमने सुना है कि तुम फ्रेंच पढ़ाने वाली हो। नहीं नहीं, फ्रेंच नहीं, मैं नहीं नहीं फ्रेंच नहीं 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 नहीं, अगर तुम फ्रेंच पढ़ाने वाली तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हम लोग जो हैं फ्रेंच एक्सपर्ट्स हैं। एग्जैक्टली। सी मर्सी बुकू, आई नो फ्रेंच। थैंक यू। उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम नहीं पढ़ा सकती। आप क्यों पढ़ा रहे हो जब ऑलरेडी यहाँ पर हाँ, फ्रेंच की? पर मैं फ्रेंच नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आपको किसने बताया मैं फ्रेंच पढ़ा रही हूँ? साहिल साहिल ने बताया था। अच्छा, मैं फ्रेंच नहीं पढ़ाऊंगी, मैं हिस्ट्री का चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगी। ओह, तो आप लोग मिलो मेरे से क्लास में, साहिल को तो मैं बता के आती हूँ। लगी बहुत। आओ जरा बताओ बच्चों को कि क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। बच्चों, हम ना फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। वो ना मैं गलती से इधर उधर निकल गया था। ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं आपकी हिस्ट्री का पहला चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड एक कॉमन सा डाउट है जो कि आप बच्चों के दिमाग में आता ही है ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि हमें ये सब जानने की क्या जरूरत है। इतने टाइम तक 8th में हमने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, विच इज मतलब अंडरस्टैंडेबल। इंडिया के बारे में तो हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे, फ्रांस की हिस्ट्री के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो वो डाउट मैं सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ आपका। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें जो आप फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि फ्रांस की हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिससे यूरोप और ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंट्रीज ने बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट हमारे इंडिया ने भी बहुत कुछ सीखा, इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले थोड़े से बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो मैं हूं अनुष्या दीदी और सोशल साइंस में मैं आप बच्चों की हेल्प करूंगी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डर लगता है, पर ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें ज्यादा टेंशन मत लेना। इस क्लास को इस तरीके से अटेंड करो कि मैं कोई कहानी सुना रही हूँ आप बच्चों को और आप आराम से उस कहानी को सुनते जाओ। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। ये जो कहानी है, ये कहानी स्टार्ट होती है 14 जुलाई 1789 से। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पेरिस की। तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस के सारे लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे। क्यों थे वो टेंशन में? क्योंकि एक र्यूमर फैल जाता है। र्यूमर मतलब एक अफवाह फैल जाती है कि राजा क्या करने वाले हैं। राजा कौन थे, क्या थे, वो सब भी डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए कहानी सुन लो। तो हाँ, ये लोग बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि एक र्यूमर फैल जाता है कि राजा अपने सोल्जर्स को भेजने वाले हैं पेरिस के शहर में, और राजा ने अपने सोल्जर्स को कह रखा है कि वहां पे जाओ, पेरिस में जाओ और वहां जितने लोग हैं उनके ऊपर ओपन फायरिंग कर दो। अब ऐसी न्यूज सुनेंगे तो लोग टेंशन में ही आ जाएंगे ना। अगर हम भी सुनते तो हम भी आ जाते टेंशन में। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो सारे लोग होते हैं पेरिस के, ये लोग सोचते हैं कि हमें कुछ करना होगा। इससे पहले कि राजा आके हमारे ऊपर अटैक करे, हमें कुछ एक्शन लेना होगा। तो उस टाइम पे जो भी विमेन होते हैं, जो मेन होते हैं, वो एक जगह पर कलेक्ट होते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपनी खुद की एक आर्मी बनाते हैं। ठीक है, जब राजा के सोल्जर्स आएंगे तो हम उनके ऊपर पहले अटैक कर देंगे। तो ये इन लोगों का प्लान होता है। प्लान वगैरह सब बढ़िया था, पीपल्स मिलिटिया बनाते हैं ये लोग, खुद की एक आर्मी बनाते हैं, बढ़िया प्लान था इनका। पर यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि ये कॉमन लोग थे। ठीक है, कॉमन पीपल थे, इन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था लड़ाई झगड़े का। तो अगर कल को हम लोग मतलब जोश जोश में आके कोई आर्मी बना दे, हमसे लड़ाई थोड़ी होगी। मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर तुम मेरे से उम्मीद रख रहे हो कि दीदी जाके कुछ संभाल लेंगी, नहीं, मैं लड़ाई में जाके रो के और आ जाऊंगी। तो ये लोग भी कुछ ऐसे ही थे। ये नॉर्मल लोग थे, इन्हें लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं था एंड इनके पास कोई वेपन्स भी नहीं थे। तो ये अब आगे एक और प्लान बनाते हैं
कि राजा की आर्मी आएगी तो लड़ाई करने के लिए वेपन की तो जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, जो भी राजा के बिल्डिंग्स हैं, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर हम अटैक करते हैं, वहां से कोई ना कोई हथियार हमें मिल जाएगा। तो ये लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करते हैं, अलग अलग वेपन्स को गैदर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे में ही इनके दिमाग में एक और प्लान आता है, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है फॉल ऑफ बैस्टाइल। तो बैस्टाइल ये वर्ड है ना, पहले इस वर्ड को समझते हैं, फिर उनके हम प्लान को समझेंगे। तो बैस्टाइल क्या था, उस टाइम पे एक बहुत ही आलीशान किला था, ठीक है। और ये जो किला था, इसे एक प्रिजन की तरह भी लोग यूज करते थे, मतलब जेल की तरह भी यूज करते थे। तो बहुत बड़ा किला था और इसे एक जेल की तरह भी यूज किया जा रहा था। एंड लोग ना बैस्टाइल से नफरत करते थे, ठीक है। कुछ लोग हेटरेट करते थे, ठीक है, कुछ लोग डरते थे बैस्टाइल से, क्योंकि बैस्टाइल बहुत आलीशान, बहुत बड़ा किला था। ये राजा के पावर का एक सिंबल था, ये एक निशानी थी कि फ्रांस के राजा बहुत स्ट्रांग है। तो लोग बैस्टाइल को पसंद नहीं करते थे। तो अब तो लोग जोश जोश में सारे बिल्डिंग्स को तोड़ रहे थे ना, तो इसी जोश में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ 200-300 लोग जाके बैस्टाइल के ऊपर अटैक कर देते हैं, बैस्टाइल के बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। बैस्टाइल के अंदर राजा के कमांडर होते हैं, उनको मार देते हैं। मैंने आपको बताया कि बैस्टाइल एक जेल भी था, प्रिजन भी था, तो उसमें जितने भी प्रिजनर्स थे उनको भी बाहर छोड़ देते हैं। तो कुछ 7 कैदी थे, वो लोग बाहर भाग जाते हैं इस दौरान। और इस इवेंट को हम लोग कहते हैं फॉल ऑफ बैस्टाइल, मतलब वो दिन जब फ्रांस के लोगों ने बैस्टाइल को गिरा दिया। तो ये एक मतलब पेंटिंग टाइप है, उस टाइम पे कैमरा वैमरा तो था नहीं, तो एक पेंटिंग टाइप है जिससे हमें आइडिया लग सकता है कि उस टाइम पे क्या चल रहा था। ये जो आपको इतना आलीशान सा किला देखने को मिल रहा है, ये बैस्टाइल है और यहाँ पे लोग अटैक कर रहे हैं बैस्टाइल के ऊपर, यहाँ आग वाग लगी हुई है। तो ये था फॉल ऑफ बैस्टाइल, ठीक है। अब पता है, जब हम बिल्डिंग को तोड़ते हैं, बिल्डिंग के ऊपर अटैक करते हैं, तो छोटे छोटे ब्रिक्स तो रह जाते हैं बिल्डिंग के टूटने के बाद। तो फ्रांस के लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा, ये इन ब्रिक्स को उठा के मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देते हैं कि ये एक सोविनियर की तरह है, ये एक निशानी की तरह है कि इस दिन हमने राजा के बैस्टाइल को भी तोड़ के दिखा दिया, ओके। एंड जब हिस्टोरियंस फ्रांस की हिस्ट्री को देखते हैं, पता तो वो क्या कहते हैं कि इस दिन से असली फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। जिस दिन फ्रांस के लोगों के अंदर ये हिम्मत आ जाती है कि वो बैस्टाइल के बिल्डिंग को तक तोड़ देते हैं, यहां से असली फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये जो अभी हमने एक छोटी सी कहानी सुनी, ये फॉल ऑफ बैस्टाइल था, ठीक है। एंड अभी हमने सुना ना कि एक र्यूमर फैल जाता है, अफवाह फैल जाती है कि राजा के सोल्जर्स आके अटैक करने वाले हैं। जैसे जैसे अभी हम चैप्टर में आगे जाएंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये र्यूमर फैलता कैसे है, ठीक है। तो फॉल ऑफ बैस्टाइल टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़े टाइम में फ्रांस के राजा से मिलेंगे, फ्रांस की रानी से मिलेंगे मतलब फोटो दिखाऊंगी, ठीक है। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि उस टाइम पर फ्रांस की सोसाइटी थी कैसी, ओके। जैसे पता है, जब हम लोग 8th में इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें दिमाग में लगता है कि ये जो कास्ट सिस्टम था, जो भेदभाव था, ये सब शायद इंडिया में ही होता होगा, कहीं और नहीं होता होगा। तो ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फ्रांस में किस टाइप का भेदभाव होता था, ठीक है। तो फ्रांस में उस टाइम पे सोसाइटी में जितने लोग थे, उनको 3 कैटेगरी में बांट रखा था। कुछ लोगों को कहा जाता था फर्स्ट एस्टेट, कुछ लोगों को कहा जाता था कि ये तो सेकंड एस्टेट कैटेगरी के हैं, कुछ लोगों को कहा जाता था कि ये तो थर्ड एस्टेट कैटेगरी के हैं, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट में कौन होते थे? ऐसे लोग जो रिलीजन से रिलेटेड काम करते हैं, चर्च में काम करते हैं, ठीक है, जैसे प्रीस्ट वगैरह, उनको कहा जाता था क्लर्जी। ये फर्स्ट एस्टेट के लोग थे एंड इनको सोसाइटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अपने इंडिया में भी होता था ना, जैसे ब्राह्मण को सोसाइटी में सबसे ऊपर रखा जाता था क्योंकि रिलीजियस कनेक्शन था उनका। तो ऐसा ही कुछ फ्रांस में चल रहा था। उसके बाद सोसाइटी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन थे? सेकंड एस्टेट के लोग। सेकंड एस्टेट के कैटेगरी में कौन थे? नोबिलिटी, नोबल्स, मतलब राजा, रानी, प्रिंसेस, ठीक है, जिनके बड़े बड़े टाइटल्स थे, नाइट्स, ये सब सेकंड एस्टेट के कैटेगरी में आते थे। इनके लिए भी सोसाइटी में सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है। अब इन दोनों को छोड़कर
सोसाइटी में जितने भी लोग बच गए उनको डाला गया थर्ड एस्टेट के कैटेगरी में, उनको कहा जाता था कॉमनर्स। ठीक है, तो राजा रानी की फैमिली, चर्च के लोग, इन लोगों को छोड़ के सोसाइटी में जो कोई भी बच गया उनको कहा जाता था कि ये थर्ड एस्टेट के मेंबर हैं। थर्ड एस्टेट में कौन कौन आ जाता था? डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, लेबर्स, स्मॉल फार्मर्स, ये सब थर्ड एस्टेट के मेंबर थे। ठीक है, अब पता है फ्रांस में क्या चल रहा था? फ्रांस में एक टाइम ऐसा आता है जब राजा को लगता है कि टैक्स लेना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे राजा क्या करते हैं? राजा कहते हैं फर्स्ट एस्टेट के लोगों से कि तुम्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड एस्टेट के लोगों से भी कहा जाता है कि आपको भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों से टैक्स लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखो राजा एक गलती करते हैं, अगर टैक्स ले ही रहे हो तो सबसे लो, है ना? सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों से टैक्स लिया जाता है, एंड कहीं ना कहीं थर्ड एस्टेट के लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगती, एंड आगे जाकर ये एक रीजन बन जाता है जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, लोग क्रांति करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। और अगर ऐसा कोई डायग्राम बना के भी आ पाओ पेपर में, तुम्हारी टीचर को मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम राजा से मिल लेते हैं। ठीक है, तो ये राजा की फोटो है, लुई 16 उनका नाम था। 1774 में क्या होता है? लुई 16 को राजा बना दिया जाता है। सिर्फ 20 इयर्स ओल्ड के थे जब वो शादी कर लेते हैं, और उनकी रानी का नाम क्या होता है? मैरी एंटोनेट। ठीक है, मैरी एंटोनेट शादी करने के बाद फ्रांस में रानी बन जाती है, पर शादी करने से पहले वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया में राजकुमारी थी। ठीक है, पर जैसे ही लुई 16, इनका नाम याद कर लो, अभी पूरे चैप्टर में यही लीड रोल पर है। ठीक है, तो जैसे ही लुई 16 राजा बनते हैं, क्या होता है? लुई 16 देखते हैं कि फ्रांस के पास पैसे ही नहीं है। अब ये तो देखो दिक्कत वाली बात है ना, जैसे अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया को भी चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो लुई 16 जैसे ही राजा बनते हैं, वो देखते हैं कि फ्रांस के पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है। इसके अलग अलग रीजंस होते हैं। ठीक है, जैसे एक रीजन तो ये था कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री रही है जो बहुत लंबे टाइम तक वॉर में बिजी रही। ठीक है, तो क्योंकि ये लोग वॉर में इतने ज्यादा बिजी थे, तो क्या होता है, वॉर में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो इनके पास जितने भी बचे कुचे पैसे थे वो सारे खर्च हो जाते हैं। बीच में पता है फ्रांस के लोग एक और चीज करते हैं, इनके पास खुद के तो पैसे होते नहीं है, खुद के लिए पैसे नहीं होते, उतने में ये लोग अमेरिका की मदद करने चल देते हैं, अमेरिका को खूब सारे पैसे दे देते हैं। अब और भी बिल्कुल पैसे नहीं बचे, फिर फ्रांस के लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं बहुत ज्यादा, लोन उनसे पे नहीं होता, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, तो फ्रांस के लोगों के पास अब बिल्कुल पैसे नहीं है। तो ऐसे में इन लोगों ने बहुत आलीशान महल भी बना रखा है ना, इनके पास आर्मी भी है, सबको सैलरी भी देनी है। तो राजा सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, मैं राजा तो बन गया पर मेरे पास पैसे नहीं है फ्रांस को संभालने के लिए, तो क्या करें? ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूरी में राजा को लगता है कि टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मजबूरी होती है कि टैक्स बढ़ाना पड़ता है, पर टैक्स बढ़ाने का तरीका गलत था, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा कि फर्स्ट एस्टेट से टैक्स नहीं लिया जाता, सेकेंड एस्टेट से टैक्स नहीं लिया जाता, सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों से टैक्स लिया जाता। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स फ्रांस में स्टार्ट हो जाती हैं, और यहां पे आपको जो इमेज देखने को मिल रही है ये है मैरी एंटोनेट। ठीक है, रानी थी ये तब फ्रांस की। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ओके, हर एक रेवोल्यूशन का, हर एक क्रांति का ना कोई बेस होता है। ठीक है, बेस मतलब चलो इंडिया को उठा लेते हैं। ठीक है, इंडिया में आज के डेट में सब बढ़िया चल रहा है ना, तो हमारे दिमाग में ऐसे आइडियाज नहीं आ रहे कि चलो क्रांति करते हैं, है ना। कल को अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो शायद हम क्रांति के बारे में सोच भी लें, पर जब तक सब बढ़िया चल रहा है कोई क्रांति नहीं करता, है ना। तो मतलब फ्रांस में उस टाइम पे कोई ना कोई ऐसी दिक्कत चल रही होगी जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि कोई चारा नहीं है, क्रांति करना पड़ेगा। तो क्या दिक्कतें चल रही थी, क्या स्ट्रगल्स चल रही थी फ्रांस में, वो समझते हैं। ठीक है, तो फ्रांस में क्या होता है, हम देखते हैं कि अचानक से पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो 1715 तक फ्रांस में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन।
1789 तक आते आते इनकी पॉपुलेशन हो जाती है 28 मिलियन। ठीक है, अब ज्यादा लोग का क्या मतलब है, एक कंट्री में अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उन लोगों को ज्यादा खाना देना होगा, ज्यादा पानी देना होगा, है ना। तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई पर एग्रीकल्चर, खेती, ठीक है, फार्मिंग कुड नॉट कीप अप। तो फार्मिंग नॉर्मल चल रहा है पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में क्या होगा, खाने की कमी पड़ेगी, फूड ग्रेन्स की कमी पड़ेगी, फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और क्या होगा, ऐसे में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सारी दिक्कतें फ्रांस में चल रही थी। एंड उस दौरान फ्रांस के लोगों के लिए बेसिक ब्रेड खरीदना भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था। जैसे हम लोगों के लिए मेन खाना क्या होता है, रोटी चावल चपाती, है ना, ये हमारा मेन फूड है। तो फ्रांस के लिए मेन फूड उनका ब्रेड होता है। पर उस टाइम पे इतनी बेकार सिचुएशन चल रही थी कि लोगों के लिए ब्रेड खरीदना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो, तो यहां तक क्लियर है। ये बेसिक मतलब प्रॉब्लम्स थी जो कि फ्रांस में उस दौरान चल रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि अचानक से हम देखते हैं कि एक रेवोल्यूशन का माहौल बन जाता है। तो लुई 16 ना बीच में सोचते हैं कि मुझे टैक्स थोड़ा और बढ़ाना होगा। ठीक है, इतने टैक्स से मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे टैक्स बढ़ाना होगा। ठीक है, तो टैक्स बढ़ाने के लिए ना एक मीटिंग करी जाती है। ठीक है, मीटिंग में कौन कौन होता है, राजा होते हैं मतलब लुई 16 और एस्टेट जनरल के लोग होते हैं। क्या है ये एस्टेट जनरल, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है। एस्टेट जनरल मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है, उसमें फर्स्ट एस्टेट के कुछ लोग रहेंगे, सेकंड एस्टेट के कुछ लोग होंगे, थर्ड एस्टेट के कुछ लोग होंगे। ये लोग मिलके वोट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि टैक्स को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। तो नॉर्मली वोटिंग का तरीका कैसे होता है कि फर्स्ट एस्टेट के जो सारे लोग हैं, मान लो फर्स्ट एस्टेट में से 300 लोग आए हैं, सेकंड एस्टेट में से 300 लोग आए हैं, थर्ड एस्टेट में से 600 लोग आए हैं। ठीक है, तो 300 लोग आपस में डिस्कस करेंगे और ये अपनी तरफ से सिर्फ एक वोट देंगे। मान लो इन्होंने कहा कि हाँ टैक्स बढ़ा दो, क्योंकि ये तो टैक्स नहीं पे करते ना, इनका क्या जा रहा है। मान लो सेकंड एस्टेट के 300 लोगों ने आपस में मीटिंग करी और इनके तरफ से एक वोट आया कि हाँ टैक्स बढ़ा लो। थर्ड एस्टेट के 600 लोगों ने मीटिंग करी और इन्होंने कहा कि टैक्स मत बढ़ाओ, तो इनकी तरफ से एक वोट आएगा कि टैक्स मत बढ़ाओ। तो ये तरीका होता था वोट करने का कि 300, 300 और 600 लोग साथ में मिलके एक एक वोट देंगे। ठीक है, और हाँ अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे 600 क्यों है, क्योंकि थर्ड एस्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी कंपैरेटिवली। तो राजा क्या करते हैं, स्टेट जनरल के साथ मीटिंग लगवाते हैं और ये एक तरीका होता था इनका वोट करने का। तो एस्टेट जनरल की जब मीटिंग होती है ना, तो थर्ड एस्टेट के लोग इस बार मीटिंग में कहते हैं कि इस बार क्यों ना हम अलग तरीके से वोट करें, क्योंकि फ्रांस में ना उस टाइम पे बहुत सारे राइटर्स आ गए थे, थिंकर्स आ गए थे, जो अलग अलग बुक्स लिख के लोगों को समझा रहे थे कि फ्रांस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो थर्ड एस्टेट के लोग मीटिंग में बोलते हैं कि इस बार क्यों ना हम लोग वोट करने का तरीका चेंज करके देखें। ठीक है, थर्ड एस्टेट के लोग क्या कहते हैं कि अगर फर्स्ट एस्टेट में 300 लोग हैं तो 300 लोगों से एक एक वोट आने दो, मतलब टोटल 300 वोट्स करवाओ। सेकेंड एस्टेट से भी टोटल 300 वोट्स आने चाहिए और थर्ड एस्टेट से भी टोटल 600 वोट्स आने चाहिए। ऐसे मत करो कि हर एक एस्टेट से सिर्फ एक एक आ रहा है, हर एक इंसान को एक एक वोट देने दो। ठीक है, पर ये वाला जो तरीका था ये नया तरीका था। राजा डर जाते हैं कि क्या पता इस तरीके से मेरा टैक्स ना बढ़ पाए, तो राजा झट से बोल देते हैं कि नहीं नहीं, इस वाले तरीके को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर थर्ड एस्टेट के लोग गुस्सा हो जाते हैं। वैसे भी पता है मीटिंग में थर्ड एस्टेट के लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। मीटिंग में फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों के लिए चेयर्स लगा रखी थी। जब थर्ड एस्टेट के लोग जाते हैं उनसे कहते हैं तुम्हारे लिए चेयर नहीं है, जहां पर भी जगह मिले खड़े हो जाओ। ठीक है, और थर्ड एस्टेट में ना सारे लोगों को एंट्री नहीं देते, सिर्फ 600 लोगों को देते हैं, और भी लोग आना चाहते थे उनको एंट्री नहीं देते। तो वो लोग बहुत ज्यादा लेटर्स लिखते हैं राजा को। ठीक है, लेटर्स लिख के इन 600 लोगों को पकड़ा देते हैं कि अगर तुम्हें राजा अंदर दिखे तो ये लेटर पढ़ के सुनाना राजा को कि मेरे यहाँ तो ये दिक्कतें चल रही हैं। तो थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता है। ऐसे में ये सजेस्ट करते हैं राजा को कि अलग तरीके से वोट करते हैं।
राजा को अच्छा नहीं लगता। राजा कहते हैं नहीं, तुम्हारे हिसाब से ये मीटिंग नहीं चलेगी। थर्ड एस्टेट के लोगों को बुरा लगता है। वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग छोड़ के बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे मीटिंग का हमें पार्टी नहीं बनना। मीटिंग छोड़ के ये लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद ये लोग जाते हैं कुछ टाइम के बाद एक इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर, एंड ये लोग कहते हैं कि आज इस इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर जो भी लोग हैं ये आज से नेशनल असेंबली के लोग हैं, और हम लोग यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक संविधान ना बना ले, कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले। ठीक है, इस दौरान थर्ड एस्टेट के लीडर्स कौन कौन होते हैं? एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है मीराब्यू, एंड एक का नाम होता है अबेसियस। अब इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, मतलब इनके फ्रेंच नाम है, स्पेलिंग थोड़ा अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो वैसे तो ये दोनों पता है थर्ड एस्टेट के नहीं थे, पर इनको पता था कि सोसाइटी में जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो इसलिए ये थर्ड एस्टेट को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो मीराब्यू की अगर हम बात करें तो ये नोबल फैमिली से थे। ठीक है, एंड वो अक्सर क्या करते थे, अपने एक जर्नल में बहुत ही पावरफुल स्पीचेस लिखते थे और क्राउडेड एरियाज में जाके उस स्पीच को जोर जोर से पढ़ के लोगों को सुनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीराब्यू की फोटो है और ये अबेसियस। ठीक है, अबेसियस ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे एंड वो एक पैम्फलेट लिखते हैं। पैम्फलेट का नाम क्या होता है, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट क्या है? ठीक है, तो ये सारी चीजें ये लोग कर रहे थे। नेशनल असेंबली के लोग बिजी हो जाते हैं अपना संविधान बनाने में, और ये दो उन लोगों को लीड कर रहे थे। अब इतने में बाकी फ्रांस में क्या चल रहा था? ठीक है, ये तो थर्ड एस्टेट के लोग चले गए संविधान बनाने के लिए। बाकी फ्रांस के लोग क्या कर रहे थे, वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि उस ईयर बहुत ही ज्यादा सीवियर, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। विंटर का टाइम था एंड बहुत ज्यादा ठंड, मतलब ये लोग खेती अच्छे से नहीं कर पाते, और वैसे ही खाने की इतनी कमी चल रही थी, ऊपर से खेती अच्छे से नहीं हो पाती, तो क्या होता है, प्राइस ऑफ ब्रेड और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। ठीक है, ऐसे में पता है बेकर्स भी इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे थे। वो लोग जानबूझ के ब्रेड को होल्ड करके रखते थे अपने पास, और जब प्राइसेस बढ़ जाती थी तब ब्रेड को बेचते थे। ठीक है, तो इस दौरान कुछ विमेन लाइन में लगी हुई होती हैं बेकरी शॉप्स के बाहर, एंड आपको मतलब थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा उनकी सिचुएशन कैसी है। ब्रेड का दाम बढ़ रहा है, खाना उनको मिल नहीं रहा, बहुत ज्यादा ठंड है बाहर, ये सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और इनको पता नहीं ये बेकरी शॉप खुलेगा कब, अगर खुल भी गया तो इन्हें खाना मिलेगा या नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इतना गुस्सा हो जाते हैं ये विमेन वेट कर करके, ये लोग अचानक से ठीक है स्ट्राइक करना, ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये खबर पहुंचती है राजा तक कि कंट्री साइड में कुछ विमेन और मतलब फ्रांस के बहुत सारे लोग बेकरी शॉप के बाहर दंगे कर रहे हैं। ठीक है, राजा सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, राजा क्या करते हैं, अपने सोल्जर से कहते हैं कि तुम जाओ पेरिस में संभाल लो इन सारी चीजों को, जो भी मतलब दंगे वंगे चल रहे हैं उससे संभाल लो। जितने में राजा अपने ट्रूप्स को भेजते हैं, पेरिस में अफवाह फैल जाती है कि राजा अपने आर्मी को भेज रहे हैं और उनसे बोल रखा है कि ओपन फायरिंग कर देना सबके ऊपर। अब लिंक करो कहानी को स्टार्टिंग से। हमारी कहानी स्टार्ट कैसे हुई थी कि र्यूमर फैल जाता है पेरिस में, पेरिस के लोग क्या करते हैं, बास्टाइल को गिरा देते हैं। ठीक है, अब समझ आया ये र्यूमर कैसे बना। तो राजा भेजते हैं अपने ट्रूप्स को, पेरिस के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। 14 जुलाई तक आते आते दे डिस्ट्रॉयड द बास्टाइल, बास्टाइल को गिरा देते हैं, फॉल ऑफ बास्टाइल। ठीक है, अब हम थोड़ा कहानी को लिंक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस दौरान बहुत ज्यादा हंगामा मचता है एंड राजा थोड़े से डर जाते हैं। ठीक है, राजा लोगों से कहते हैं कि तुम मतलब क्यों इतना ज्यादा स्ट्राइक वगैरह कर रहे हो। तो लोग कहते हैं कि देखो हमें चाहिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, एंड राजा डरे हुए थे। राजा कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बना लो तुम संविधान। ठीक है, तो अब क्या होता है, फ्रांस के लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, संविधान बना लेते हैं, एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या होता है, राजा के पावर्स को लिमिट करना, कम करना। क्योंकि लोग राजा से परेशान थे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, राजा के पावर्स को थोड़ा लिमिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये लोग धीरे धीरे ऐसे प्लान्स बनाने लग जाते हैं कि हम लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे और राजा के पावर को कम करेंगे। तो फ्रांस में 1791 के अराउंड
जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, संविधान तो है ही, साथ ही साथ राजा भी है। तो अब फ्रांस में क्या स्टार्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट हो जाता है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे उसके आगे क्या होता है, पर बीच में कुछ सिंबल्स हैं जिनका मैं आपको मतलब समझाना चाहती हूँ। तो फ्रांस में उस दौरान क्या होता था, सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इतना एजुकेटेड नहीं थे। तो उनको चीजें समझाने के लिए लोग क्या करते थे, सिंबल्स पेंट करते थे। ठीक है, तो एक ऐसे पेंटर हैं ले बार्बियर, ठीक है, उन्होंने क्या करा, कुछ पेंटिंग्स और सिंबल्स बनाए जिनसे वो अलग अलग चीजें लोगों को कन्वे करते थे। ठीक है, तो ये सिंबल्स हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, आपके बुक्स में भी है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये है ब्रोकन चेन, मतलब चेन है वो यहाँ से टूट रखा है, ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन किस चीज का सिंबल होता है, ये फ्रीडम का सिंबल होता है। ठीक है, मतलब चेन क्या होता है, चेन से हम लोगों को बांधते हैं, तो ब्रोकन चेन मतलब आजादी, फ्रीडम का सिंबल। नेक्स्ट, ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ रॉड्स। बंडल ऑफ रॉड्स में क्या आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी स्टिक्स हैं, उनको हमने बांध रखा है साथ में। तो ऐसे बचपन में कहानी सुनाई जाती थी ना कि एक स्टिक उठाओ और तोड़ने की कोशिश करो तो आसानी से टूट जाता है, 4-5 स्टिक उठाओ और तोड़ने की कोशिश करो तो मुश्किल लगता है। मतलब स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ठीक है, एकता की बात हो रही है, यूनिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट, एक ट्रायंगल है जिसके बीच में एक आई बना और बहुत सारी लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, तो द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। आई का मतलब है नॉलेज। ठीक है, और इसमें से जो लाइट निकल रही है इसका मतलब ये है कि लाइट जहां तक जाएगी लोगों को नॉलेज मिल जाएगी, वहां पे इग्नोरेंस हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसे हम कहते हैं सेप्टर। आप लोगों ने मतलब कार्टून मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, राजा अपने साथ ऐसे एक स्टिक पकड़ के घूमते हैं, ये वो है। इट इज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये रॉयल पावर को डिपिक्ट करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल। इस सिंबल को अगर आप देखोगे तो एक स्नेक है, उस बेचारे ने अपने ही टेल को बाइट कर रखा है। ठीक है, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये किस चीज का सिंबल होता है, इटर्निटी। मतलब कोई ऐसी चीज, इटर्निटी मतलब फॉरएवर, जो चलती जाए, कभी खत्म ना हो। ठीक है, रेड फ्रीशियन कैप। ठीक है, एक रेड कलर की कैप है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है, उस दौरान ना, अभी हम पढ़ेंगे वैसे तो, स्लेवरी प्रैक्टिस करी जाती थी और जब किसी स्लेव को आजादी मिल जाती थी तो वो ऐसे रेड कलर का कैप पहना करते थे। तो ये किस चीज का सिंबल है, फ्रीडम का। ओके, नेक्स्ट, ब्लू, व्हाइट एंड रेड। उस दौरान ये कलर्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे पेंटिंग्स में, क्योंकि दीज आर नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस का झंडा देखोगे यही 3 कलर्स आपको दिखेंगे। द विंग्ड वुमेन, एक विमेन है, एकदम मस्त परी टाइप दिख रही हैं, विंग्स वगैरह उनके। तो ये किस चीज का सिंबल है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, कानून का सिंबल है ये। ठीक है, नेक्स्ट, लॉ टैबलेट्स। ठीक है, लॉ टैबलेट्स में आपको ये देखना है कि 2 टैबलेट्स हैं जिनकी सेम हाइट है, तो ये इस चीज को डिपिक्ट करते हैं कि हम सारे लोग कानून के सामने बराबर हैं। ओके, तो ये कुछ सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, इस पेंटिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये पेंटिंग थोड़ी सी यूनिक है क्योंकि उस टाइम पे विमेन ज्यादा पेंटिंग नहीं करती थी, एक विमेन आर्टिस्ट ने बनाया था। ठीक है, एंड आपको दिख रहा है कि ब्लू, व्हाइट एंड रेड कलर्स यूज हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट, ये जो विमेन है, अरे वाह, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, रुको रेड कलर उठा लेते हैं। अब दिख रहा है, इन्होंने एक लिस्ट पकड़ रखी है। उस दौरान जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक ऐसे लिस्ट निकली थी जिसमें कुछ राइट्स लिखे हुए थे, तो उन्होंने वो पकड़ रखा है। ठीक है, और हाँ, रेड कैप है इनके पास जो कि फ्रीडम का सिंबल है। ओरिजिनल पेंटिंग में नीचे ब्रोकन चेन्स भी थे, बंडल ऑफ रॉड भी था जो कि यूनिटी का सिंबल है। तो इसलिए ये पेंटिंग हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने डिस्कस करा था कि फ्रांस में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट हो जाता है ना। अब उस कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा भी है, साथ ही साथ संविधान भी है। इस दौरान क्या होता है, पॉलिटिकल क्लब्स बहुत फेमस हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल क्लब्स क्या होता है, मान लो 4-5 लोग हैं, पॉलिटिकली उनके सेम विचार हैं, तो उन्होंने साथ में मिलकर एक क्लब बना लिया और उस क्लब का कोई नाम दे दिया। ठीक है,
तो उस दौरान बहुत सारे क्लब्स बनते हैं। टेंशन मतलब मैं ऐसे अजीब अजीब नाम नहीं दूंगी रटने को, पर एक पॉलिटिकल क्लब था जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, उसका नाम याद कर लो, ठीक है। उसका नाम था जैकोबिन्स, ठीक है। तो ये अपना नाम रखते कैसे हैं, मतलब कैसे ये इतनी क्रिएटिविटी आती है इनके अंदर कि जैकोबिन नाम रखते हैं। एक कॉन्वेंट था पेरिस में जिसका नाम था सेंट जेकब, तो इस नाम से इंस्पायर होके ये अपने पॉलिटिकल क्लब का नाम जैकोबिन्स रखते हैं, ठीक है। कॉन्वेंट मतलब एक बिल्डिंग जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। इस दौरान विमेन भी बहुत एक्टिव रहती थी और विमेन भी अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल क्लब्स बनाया करते थे। अब ये जो जैकोबिन क्लब है ना, ये थोड़ा बहुत मतलब पावर में आ जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैकोबिन क्लब में मेनली लेस प्रॉस्परस लोग थे, मतलब पुअर लोगों का ये क्लब था, ठीक है। रिच लोग नहीं हुआ करते थे, मेनली गरीब लोग ज्यादा थे इस क्लब में। तो शू मेकर्स, छोटे शॉपकीपर्स, ठीक है, वॉच मेकर्स, डेली वेज वर्कर्स, सर्वेंट्स, इस टाइप के लोग ज्यादा थे जैकोबिन क्लब में। और इस क्लब के लीडर का क्या नाम था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये नाम और याद कर लो, अभी इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम कहानी, ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इनके लीडर का नाम था, देख लो, ठीक है। ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जी की फोटो है, ओके। चलो, तो अब क्या होता है, हम जरा इनके फैशन स्टाइल को थोड़ा जज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम पे कपड़े कैसे पहनते थे मैं आपको बताती हूँ। तो जनरली फ्रांस में ना उस टाइम पे एक ट्रेंड था कि अगर आप नी लेंथ के कपड़े पहन रहे हो तो आप मतलब नोबल हो, रिच हो। तो जैकोबिन्स में तो पुअर लोग ज्यादा हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये इस ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं और ये जानबूझ के ऐसे एंकल लेंथ के कपड़े पहनते थे, नी लेंथ के कपड़े नहीं पहनते थे, ये दिखाने के लिए कि हम बाकी सारे लोगों से अलग हैं, ठीक है, ट्रेंड सेटर्स टाइप। तो इनके कपड़े नॉर्मली क्या होते थे, ऐसे स्ट्राइप्ड होते थे, दिख रहा है ऐसे लाइन खींची हुई है, ठीक है। और अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़के अक्सर रेड फ्रीजियन कैप भी पहनते थे क्योंकि रेड कैप फ्रीडम का सिंबल है। और औरतों को, विमेन को अलाउ नहीं किया जाता था, वो बेचारे रेड कैप नहीं पहन पाते थे। पर हाँ, ओवरऑल ये इस टाइप के कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो इनको ना सैंसक्यूलोट्स कहा जाता था, जैकोबिन क्लब के लोगों को ही सैंसक्यूलोट्स कहा जाता था, मतलब ऐसे लोग हु आर विदाउट नी ब्रीचेस, जो नी लेंथ के कपड़े नहीं पहनते, ठीक है। चलो, तो अब क्या होता है, समर ऑफ 1792 की बात है, ठीक है। तो इस दौरान खाने की कमी पड़ रही होती है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, जैकोबिन क्लब के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अगस्त 10 तक आते आते ये लोग क्या करते हैं, राजा के महल के ऊपर अटैक कर देते हैं, महल के अंदर जाते हैं, राजा के जो गार्ड्स थे उनको मार देते हैं और बहुत टाइम तक राजा को बंदी बनाकर, ठीक है, हॉस्टेज बनाकर बहुत घंटों तक पकड़ के रखते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये लोग एक वोटिंग कराते हैं और इस वोटिंग में क्या डिसाइड किया जाता है कि जो रॉयल फैमिली के लोग हैं इनको कर देना चाहिए इम्प्रिजन, इनको जेल में डाल देना चाहिए, ठीक है। एंड इस दौरान इलेक्शन के थ्रू एक असेंबली को इलेक्ट किया जाता है, इस असेंबली का नाम होता है कन्वेंशन, ठीक है। तो ये सब स्टार्ट हो जाता है 21 सितंबर 1792 तक आते आते इट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, ठीक है। तो 21 सितंबर 1792 तक आते आते क्या होता है, फ्रांस में ये माहौल बन जाता है कि हम मोनार्क के सिस्टम को, राजा के सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, अब फ्रांस एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब राजा को हटा दिया, ठीक है। बाद में क्या होता है, लुई 16 जो राजा थे, अभी तो बेचारे जेल में गए, उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है, लुई 16 के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने क्या करा है, ट्रीजन करा, ठीक है। ट्रीजन मतलब देश को धोखा देने की कोशिश करी है एंड उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद रानी के साथ भी ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। अब इसके पीछे की भी मैं तुम्हें थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि राजा के ऊपर ट्रीजन जैसा इल्जाम लगा दिया गया। बीच में पता है क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही होती है तो राजा क्या करते हैं, प्रशिया के राजा के पास चले जाते हैं, ठीक है। दूसरे राज्य के राजा के पास जाते हैं लुई 16 और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे फ्रांस के ऊपर अटैक कर दो, वहां पे लोग बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर दो।
पर ये बात फ्रांस के लोगों को पता चल जाती है और इससे पहले कि राजा कुछ कर पाए वो लोग ऑस्ट्रिया और प्रशिया के अगेंस्ट वॉर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो राजा ने तो मतलब एक तरीके से धोखा दिया अपने कंट्री को, तो इसीलिए राजा को ये लोग पकड़ के मार देते हैं। तो ये एक पेंटिंग है जिससे आपको आइडिया लगेगा कि राजा को देखो गिलोटीन करा जा रहा है। क्या होता है गिलोटीन अभी आपको मैं समझाऊंगी आगे चलते चलते। अभी के लिए ऐसे समझ लो कि पब्लिकली इनका गला काट दिया, ठीक है, और फिर दिखा रहे हैं सारे लोगों को। सेम चीज रानी के साथ हो रही है, रानी को पकड़ के ले जाया जा रहा है गिलोटीन कराने के लिए। तो अब क्या हुआ, राजा भी मर गए, रानी भी मर गई, कहानी खत्म हो जानी चाहिए, है ना, पर ऐसा होगा नहीं। अभी थोड़ा सा और है चैप्टर, पता चले भाग जाओ, ठीक है, अभी थोड़ा सा और है। तो अभी फिलहाल राजा और रानी को इन्होंने मार दिया। अब क्या, अब नेक्स्ट कौन लीडर बनेंगे फ्रांस के? तो अभी हमने पढ़ा ना जैकोबिन के एक लीडर होते हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो पावर में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जब फ्रांस के लोग डर डर के जीते थे। ठीक है, 1793 से लेकर 1794 तक। क्यों डर डर के जीते थे? क्योंकि रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर पावर में आ गए थे एंड ये बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, अगर कोई भी इनके खिलाफ बोलता था, अगर इनको कोई पसंद नहीं आता था, तो ये झट से उस इंसान को गिलोटीन करके मार देते थे। ठीक है, गिलोटीन होता क्या, मैंने 2-3 बार ये नाम ले दिया है ना, ये एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे लोगों को मारा जाता था। तो ये गिलोटीन है, इसका नाम इतना प्यारा सा इसीलिए है, गिलोटीन थोड़ा अजीब सा अलग सा नाम है ना, तो ये नाम ऐसा इसीलिए क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया उनका नाम था ये। ठीक है, तो क्या होता था, ऊपर दिख रहा है तुम्हें एकदम मतलब शार्प सी ब्लेड रखी हुई है, नीचे क्या करते थे, जिस इंसान को पनिश करना उसे लेटा देते थे, तो उसका नेक यहाँ आता था, सर यहाँ से मतलब अंदर डाल देते थे और फिर ऊपर से ब्लेड को गिरा देते थे, ब्लेड नीचे गिरता था और नीचे जो भी इंसान है उसका गला कट जाता था। तो ये गिलोटीन कर देते थे। रॉबेस्पियर उस टाइम पे उन्हें जो भी पसंद नहीं आता था पकड़ के उसे गिलोटीन करा देते थे। ठीक है, अब रॉबेस्पियर जब पावर में आते हैं तो उस टाइम की गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स निकालते हैं, तो उनके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कि रेन ऑफ टेरर में क्या क्या हुआ। तो रॉबेस्पियर ना जैकोबिन क्लब के लीडर हैं, जैकोबिन में ज्यादातर लोग पुअर हैं, तो कहीं ना कहीं इनके रूल्स में भी दिखता है कि शायद ये पुअर लोगों को फेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि वेजेस और प्राइसेस में हम सीलिंग लगाएंगे। सीलिंग लगाना मतलब अगर आप कुछ बेच रहे हो, ब्रेड बेच रहे हो, तो आप इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते ब्रेड को। वेजेस में सीलिंग लगाना मतलब अगर आप कुछ कमा रहे हो तो इतने पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा सैलरी आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट उस टाइम पे 2 टाइप के ब्रेड आते थे, एक ब्रेड हल्का सा महंगा होता था और एक नॉर्मल ब्रेड होता था। रॉबेस्पियर ने कहा कि ये जो एक्सपेंसिव वाला ब्रेड है ना, इसे बैन कर दो, इसे बेचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्पीच में भी इक्वालिटी चाहते थे वो। तो नॉर्मली फ्रांस में लोग एक दूसरे को सर और मैडम बोलते थे। ठीक है, मॉन्सियोर और मैडम बोलते थे। इन्होंने कहा कि ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, आपस में एक दूसरे को सिटीजन बुलाओ। नेक्स्ट इन्होंने क्या करा, चर्च के सारे बिल्डिंग्स को शट डाउन करा दिया, बंद करा दिया एंड उनको कन्वर्ट करके ऑफिसेस बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फाइनली क्या होता है, 1794 में लोग इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इनके ऊपर केस होता है एंड इनको गिलोटीन कर दिया जाता है, रॉबेस्पियर को। तो एक इंसान जिसने 1 साल तक बहुत सारे लोगों को गिलोटीन करा, मारा, फाइनली 1794 जुलाई को उनको मार दिया जाता है। ठीक है, अब जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई, मतलब मिडिल क्लास के लोगों के हाथ में पावर आ रही है। पुअर लोग तो अब चुप हो गए, उनके लीडर को मार दिया। मिडिल क्लास के लोग अब धीरे धीरे पावरफुल होने लग जाते हैं। अब एक नया सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रांस में जिसको कहते हैं डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के सिस्टम में क्या होता है, ये लोग बनाते हैं एग्जीक्यूटिव्स, एक ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव, 5 लोगों का ग्रुप होता है जिनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, पर अब क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव के लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, आपस में ये लोग लड़ने लग जाते हैं। फ्रांस में एक कंफ्यूजन का माहौल है। फ्रांस के लोगों को लग रहा है हमने राजा रख के देख लिया, रॉबेस्पियर रख के देख लिया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर रख के देख लिया, कुछ काम नहीं कर रहा फ्रांस में।
ठीक है, तो ऐसे में एक और पर्सन आते हैं फ्रांस में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन आता है। पर उससे पहले एक और टॉपिक है, जल्दी से वो देख लेते हैं। डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या विमेन ने कोई क्रांति करी थी? वो जरा हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग से ही ना विमेन बहुत ज्यादा एक्टिव रही है रेवोल्यूशन में। तो फ्रांस में उस दौरान क्या होता था, बहुत सारे वॉर्स होते थे। जो भी मेन थे वो घर के बाहर चले जाते थे, आर्मी में ज्वाइन कर लेते थे। विमेन इस दौरान घर का ध्यान रखती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी, घर संभालने के लिए पैसे चाहिए तो काम करने के लिए भी जाया करती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें विमेन किया करती थी। पर इसके बावजूद विमेन के पास ज्यादा राइट्स नहीं थे। इन्हें जबरदस्ती शादी करा दी जाती थी, इनकी स्कूल नहीं भेजा जाता था, जॉब में इनको ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती थी, ये सब चलता था फ्रांस में। तो ऐसे ही हमें एक नाम पता होना चाहिए, ओलंपे दे गौशियस। ये एक बहुत ही फेमस वुमेन लीडर थी उस टाइम की। ठीक है, तो ओलंपे पता है ऐसा बोलना स्टार्ट करती है कि फ्रांस में संविधान तो बन गया, पर उस संविधान में विमेन के लिए कुछ नहीं लिखा, औरतों के लिए कुछ नहीं लिखा। तो ओलंपे क्या करती हैं, ये ओलंपे की फोटो है। ठीक है, तो ओलंपे क्या करती हैं, खुद कुछ चीजें लिख देती हैं विमेन के लिए। शी रोट अ डेक्लेरेशन ऑफ राइट फॉर विमेन एंड सिटीजन। इसमें ये कुछ राइट्स लिखती हैं कि विमेन को क्या राइट्स मिलने चाहिए। एंड ये लिखने के बाद ये एड्रेस किसको करती है, ये मतलब दिखाती किसको है, ये क्वीन को। ठीक है, रानी उस टाइम पे जिंदा थी, रानी को दिखाती है और नेशनल असेंबली को दिखाते हैं। पर इस पे कोई ज्यादा एक्शन लिया नहीं जाता। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद रॉबस्पेयर आ जाते हैं ना। रॉबस्पेयर क्या करते हैं, विमेन के पॉलिटिकल क्लब को बंद करा रहे होते हैं। तो हमारी ओलंपे तो मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर है, तो ओलंपे बोलती हैं कि ये गलत है, जैकोबिन गवर्नमेंट के लोग अच्छे नहीं है, वो विमेन को रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे ही ओलंपे ये कहती है, हमें पता है कि रॉबस्पेयर तो अपने सारे दुश्मनों को मार देते थे, तो जैसे ही ओलंपे जैकोबिन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलती हैं, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर ओलंपे को एग्जीक्यूट करा देते हैं। ठीक है, पर हाँ धीरे धीरे फिर विमेन के लिए सिचुएशन बदलने लग जाती है। वो स्कूल्स जाती हैं, काम करना स्टार्ट कर देती हैं। धीरे धीरे फिर विमेन को भी इक्वालिटी, वोटिंग राइट्स भी मिलने लग जाते हैं, वरना काफी लंबे टाइम तक तो विमेन के पास वोटिंग राइट भी नहीं थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्लेवरी इज अबॉलिश्ड। 1848 में स्लेवरी को अबॉलिश करा जाता है, पर यह भी मतलब एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। उस टाइम पे स्लेवरी बहुत कॉमन था। 3 एरियाज थे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ये लोग आपस में स्लेव्स को बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे। ठीक है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड एरिया कहा जाता था इस एरिया को। ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को पकड़कर, स्लेव्स को पकड़कर शिप्स में डाल देते थे बांधकर, और उस शिप में वो बेचारे 3 मंथ्स तक पड़े रहते थे, ट्रैवल करते थे, एंड फिर उनको कहीं बेच दिया जाता था। तो बहुत बुरी ट्रीटमेंट होती थी उस टाइम पे स्लेव्स के साथ। बहुत लंबे टाइम तक तो लोग कहते नहीं है स्लेवरी के खिलाफ कुछ, क्योंकि स्लेव्स ना उस टाइम पे जो रिच बिजनेसमैन थे, प्लांटेशन ओनर्स थे, वो सब यूज करते थे स्लेव्स को। किसी में इतनी हिम्मत नहीं आ पाती कि वो स्लेव्स के खिलाफ, स्लेवरी के खिलाफ बोले, पर धीरे धीरे फ्रांस के लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। 1794 में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो कन्वेंशन है 1794 में कहती है कि जो भी स्लेव्स हैं उनको छोड़ दो, मतलब स्लेवरी को बैन करो। उसके बाद क्या होता है, ये टेम्पररी बैन होता है, क्योंकि उसके बाद नेपोलियन आ जाते हैं और वो स्लेवरी के सिस्टम को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 1848 में परमानेंटली अबॉलिश कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है स्लेवरी को। ओके, चलो, तो अभी मैंने नेपोलियन का नाम लिया, लास्ट टॉपिक है वैसे। ठीक है, तो हाँ अभी हम लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 1804 में क्या होता है, नेपोलियन अपने आप को फ्रांस के राजा बना देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना एक कंफ्यूजन का माहौल होता है फ्रांस में। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने सब करके देख लिया, लुई 16 रख लिया, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर रख लिया, डायरेक्टरी रख लिया, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे में लोगों को एक हीरो की जरूरत थी, और उस हीरो की तरह नेपोलियन एंट्री करते हैं फ्रांस में। ठीक है, और नेपोलियन अपने आप को राजा बना देते हैं फ्रांस का फिर से। ठीक है, और पता है ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस में पता है क्या होता था, अगर कोई राजा बन रहा है तो जो रिलीजियस हेड पोप होते थे वो क्राउन को राजा के सर के ऊपर रखते थे। तो ऐसी एक कहानी कही जाती है कि नेपोलियन जब राजा बन रहे थे ना, उन्होंने पोप के हाथ से क्राउन छीन लिया और खुद उसे अपने सर के ऊपर रखा, ये दिखाने के लिए
कि मैं रिलीजन के नीचे नहीं हूं, मैं पोप के नीचे नहीं हूं। तो ही क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। एंड नेपोलियन ऐसा मानते थे कि वो मॉडर्नाइजर हैं यूरोप के, और आप लोग पढ़ोगे भी 10th में जब जाओगे ना, तो पहले चैप्टर, हिस्ट्री के पहले चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ोगे इनके बारे में। तो ये यूरोप को अलग अलग तरीके से मॉडर्नाइज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लेके आते हैं, डेसिमल सिस्टम को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीजें चलती हैं, पर कुछ टाइम के बाद ना लोग नेपोलियन से थोड़ा डरने लग जाते हैं, स्पेशली बाकी कंट्रीज, मतलब बाकी राज्य के लोग, कि ये तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कर रहा है चीजों को, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, नेपोलियन भी हर एक जगह टैक्स बढ़ाने लग जाते हैं। तो कुछ कंट्रीज साथ में मिलके नेपोलियन के ऊपर अटैक करते हैं, और 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, ठीक है, नेपोलियन हट गए, अब फ्रांस को कौन संभालेगा, ये सारी चीजें तुम्हें सिखाई जाती है 1 मिनट, हाँ ठीक है, जोश जोश में पेन गिरा दिया मैंने। हाँ, तो ये सारी चीजें तुम्हें सिखाई जाती हैं 10th में, ओके। तो हाँ, 10th में आगे क्या होगा वो बताया जाएगा। अभी के लिए ये नेपोलियन बोनापार्ट हैं, जो अपने आप को राजा बनाते हैं और बहुत काफी हद तक बढ़िया चीजें करते हैं फ्रांस में। फ्रांस में जो प्रॉब्लम्स थी उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि 1815 में वाटरलू के बैटल में इन्हें हरा दिया जाता है, ठीक है। यहां पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। एक बेसिक कंक्लूजन और रहता है कि फ्रांस में जो कुछ हुआ उससे हमें अलग अलग चीजें सीखने को मिली। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज पहली बार पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री के लोग सीख रहे थे। इनफैक्ट इंडिया में भी अलग अलग लोग इंस्पायर हो जाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जैसे कि टिप्पू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, ये कुछ ऐसे लोगों का एग्जाम्पल हैं जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हो गए थे। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा इवेंट था जिसके थ्रू आउट द वर्ल्ड काफी सारी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई एम श्योर कि आपको भी आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी, नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए, वो सब मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने फ्यूचर सेशंस में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।